पाकिस्तान इस वक्त अपने सबसे बुरे आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। इस बात की तस्दीक वहाँ की सरकार भी कर रही है और इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा वहाँ की आवाम को भुगतना पड़ रहा है। महंगाई चरम पर है और वहाँ के लोगों को खाने को मोहताज होना पड़ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आवाम को ही इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। पाकिस्तान की फ़ौज, जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, पाकिस्तान की फ़ौज को भी इस हालात से दो चार होना पड़ रहा है। और उसके लिए तो हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि पाकिस्तान की सेना ने ये साफ कर दिया है कि अब दिसंबर तक जो रूटीन एक्सरसाइज भी होती थी, उनकी सेना की रूटीन एक्सरसाइज होती दौरान, यानी कि मई जून में एक्सरसाइज नहीं होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से ये सीज़न एक्सरसाइज का नहीं होता है। उसके बाद बारिश आती है जिसकी वजह से एक्सरसाइज जो है वो बाधित होती है और बारिश के बाद फिर दोबारा से एक्सरसाइज शुरू होती है। आखिर ऐसी स्थिति आई क्यों? सवाल यही उठता है कि आखिर पाकिस्तान को ऐसी स्थिति का सामना क्यों करना पड़ा कि पाकिस्तान की फ़ौज को अपनी ट्रेनिंग ही रोकनी पड़ी है। वो ट्रेनिंग जो कि उसके सोल्जर्स को अपने आप को तैयार रखने के लिए किया जाता है, अपने वेपनरी सिस्टम्स को तैयार करने के लिए रखा जाता है, अपने आप को हमेशा तैयार भंडार है, वो पिछले 9 साल में इस वक्त सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। यानी कि $4 बिलियन के नीचे ये पहुंच चुका है। और अब ऐसे में पाकिस्तान जो दूसरे देशों से जो तेल आयात करता है, यानी कि 80% तेल वो दूसरे देशों से आयात करता है, ओपेक कंट्रीज़ है उनसे वो तेल खरीदता है 80%, और उसका खुद का प्रोडक्शन है सिर्फ 20%। और 20% प्रोडक्शन जब भी होता है वो पूरे पाकिस्तान के ऑपरेशन के लिए, पाकिस्तान के कार्रवाई के लिए, वहाँ के आम लोगों के लिए वो पूरा नहीं पड़ता। लिहाजा अब 80% पेट्रोल जो ईंधन है वो आएगा तो आएगा कहाँ से? लिहाजा सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान को एक कह सकते हैं कि राहत ज़रूर मिलती है कि $100 मिलियन रुपए का तेल वो देते हैं, पाकिस्तान को बेचते हैं, जिसकी पेमेंट बाद में होती है। वो साथ क्या पेमेंट देने का या जो एडवांस पेमेंट का वहाँ पे किसी भी तरीके का कोई क्लॉज नहीं है। तो $100 मिलियन का जो ईंधन है वो पाकिस्तान को दिया जाता है। तो ऐसे में 20% हिस्सा बनता है ये $100 मिलियन का जो ईंधन है, क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, ये कुल मिला के 20% ज़रूरतों को पूरा करता है। यानी कि उनका घरेलू उत्पादन 20% सऊदी अरब से आता है। तो ऐसे में जो 60% तेल की जो कमी है वो पूरी नहीं हो सकती जब तक कि उनके पास जो फॉरेन रिजर्व है वो उनको अलाउ नहीं करते हैं कि वो बाहर से तेल खरीद सके। अगर महीने की बात करें, हर महीने तकरीबन $1.3 बिलियन का कच्चा तेल पाकिस्तान दूसरे देशों से आयात करता है। लेकिन अब उसकी स्थिति ऐसी है ही नहीं। $3.9 बिलियन की उसकी इस वक्त फॉरेन रिजर्व है। और अगर ऐसी बात है सिर्फ और सिर्फ तेल खरीदना है तब तो कोई बात नहीं, तब तो खरीदे जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि और भी बहुत सारी चीज़ें आयात होती हैं, तो ऐसे में उसके पास 1 महीने से ज़्यादा आयात करने का जो है वो नहीं बचता है। तो ऐसे में अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है कि किसी भी तरीके से अलग अलग हिस्सों में इसकी कटौती की जाए। और उस कटौती में अब वहाँ की फ़ौज भी शामिल हो गई है। हालत ये है कि वहाँ पे पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है आसमान छू रही है। और वहाँ पे इस वक्त वहाँ की जो आवाम है वो ईरान से स्मगल किया हुआ कच्चा जो तेल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, उसका इस्तेमाल कर रही है। सैकड़ों हज़ारों की तादाद में ऐसे पेट्रोल पंप पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं, यहाँ तक इस्लामाबाद में भी फैले हुए हैं, जहाँ पे इस तरीके का स्मगल किया हुआ तेल वहाँ पे बिकता है, जो कि पाकिस्तान के तेल की जो कीमत है उसके हिसाब से 40 से 45 रुपए सस्ता है। और ऐसे में पाकिस्तान की फ़ौज की आंखों के नीचे, वहाँ की सरकार की आंखों के नीचे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन कभी भी पाकिस्तान की तरफ से कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिया गया। हालांकि कोशिश वो ये भी कहते रहे हैं, बोलते भी रहे हैं कि हम लोग अपनी जो फैसिलिटीज़ को और ज़्यादा रिफाइन करने के लिए कहेंगे क्रूड ऑयल, लेकिन उनके यहाँ पे उत्पादन 20% से ज़्यादा नहीं होता है। लिहाजा अब पाकिस्तान के पास हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। वहाँ की फ़ौज भी अगर इस तरीके से इफेक्टेड हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि स्थितियाँ क्या बन रही है। और यही नहीं, पाकिस्तान कोशिश यही कर रहा था कि किसी भी तरीके से दूसरे देशों से और तेल आयात हो सके, खास तौर पे कि रूस, क्योंकि रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान दुनिया भर के जो ऐसे पाबंदियाँ रूस के ऊपर लगाई गई हैं कि आप उनसे तेल नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान ने उन पाबंदियों के बावजूद अमेरिका को नाराज़ करने का एक जोखिम लेते हुए सस्ते में तेल खरीदना शुरू किया है। हाल ही में पाकिस्तान को 45,000 मेट्रिक टन तेल वो पहुंचा है और अगली खेप जो है 50,000 मेट्रिक टन की जो खेप है वो पहुंचेगी।
तो ऐसे में अब थोड़ी राहत ज़रूर हो सकती है, लेकिन ये राहत तभी तक है जब तक कि ये जो खेप है, ये जो सस्ता तेल जो रूस से खरीदा जा रहा है, वो लगातार कंटिन्यूटी में नहीं आ जाता। अगर कंटिन्यूटी में नहीं आता है, समय लगता है, तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए मुश्किल होगी। उसके लोकल जो लोग हैं, आवाम हैं, उनको बहुत महंगे दाम पर पैसा भी चुकाना पड़ेगा तेल के लिए। वहाँ की इंडस्ट्री भी इफेक्टेड होगी, साथ ही वहाँ की फ़ौज को तो अब आप देख सकते हैं कि जब इतना बड़ा डिसीजन वहाँ की फ़ौज ने लिया है तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने ज़्यादा दबाव में होगी। हालांकि IMF के तरफ से जो उनको लोन का अमाउंट आना है, 1.2 बिलियन डॉलर का लोन की पहली किस्त आनी है, वो अभी तक उन तक नहीं पहुंची है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो रखी है। और उनको ये लगता है कि पाकिस्तान को जब ये लोन की किस्त आएगी तो उनका उससे फ़ायदा होगा, और शायद हो सकता है कि उसके बाद उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ा पटरी पर आना शुरू होगी। लेकिन अभी दूर दूर तक इस तरीके की स्थितियां ये नज़र नहीं आ रही हैं। पाकिस्तान की फ़ौज इस वक्त अपने आप में ही कई अलग अलग दौर से गुजर रही है। मसलन वहाँ की राजनीतिक घटनाक्रम, वहाँ के जो लोकल लोग आवाम हैं, वो इस कदर नाराज़ हैं वहाँ पे कि उनके हेडक्वार्टर तक जो है तोड़फोड़ हुई। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जिस तरीके का माहौल बना पाकिस्तान में, वो शायद ही पहले कभी इस तरीके से देखा गया हो कि फ़ौज के खिलाफ, जिसको कि वहाँ के आवाम फ़ौज को बिल्कुल सर माथे पर रखते हैं, उनके सामने बाकी पॉलिटिकल लीडरशिप जो कहीं नहीं टिकती है, उनके इंस्टॉलेशन पर भी हमले हुए, तोड़फोड़ हुई। और ये जो है अपने आप में एक मैसेजिंग पाकिस्तान को की फ़ौज को वहाँ के लोगों ने दिया है। और हालांकि कार्रवाई ज़रूर की है, कई सारे सैन्य अधिकारियों को बर्खास्त किया गया है, सैक किया गया है, और जितने भी ऐसे लोग जो कि उस तोड़फोड़ में शामिल थे पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद, उन पर कार्रवाई भी कर रहे हैं, कार्रवाई भी चलाई जा रही है। लेकिन इतना तो साफ हो गया है कि पाकिस्तान की फ़ौज वहाँ पे जो एक रुतबा रखती थी, 10 दिनों के दौरान सम्मान रखती थी पाकिस्तानी लोगों के मन में, वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। और यही वजह है कि अब फ़ौज के सामने बड़ी डिलेमा, यानी कि आहोपोह की स्थिति है कि वो करे तो करे क्या। जब भी पाकिस्तान में इस तरीके के हालात होते हैं, राजनीतिक संकट होता है, तो पाकिस्तान की फ़ौज आकर उसको टेक ओवर करती है। इसका इतिहास भी पुराना है कि कैसे पाकिस्तान की फ़ौज ने वहाँ पर तख्ता पलट किया और काफ़ी लंबे समय तक अपनी सत्ता को भी चलाए रखा। लेकिन अब पाकिस्तान की फ़ौज मजबूर हो गई है इस तरीके की किसी भी एक्शन को लेने के लिए, क्योंकि अगर वो इस तरीके का कोई एक्शन लेती है या किस तरीके का कोई विरोध को कुचलने की कोशिश करता है, को सत्ता पे लाके काबिज कराया था। और अब वही इस इमरान खान को पाकिस्तान की फ़ौज ने, क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान की फ़ौज का जो फोकस था उसको कहीं ना कहीं डिरेल वो करके अपने हिसाब से वहाँ की राजनीति को चला रहे थे, विदेश नीति को भी चला रहे थे। तो ऐसे में पाकिस्तान की फ़ौज को ये नागवार गुजरा। और जो मौजूदा चीफ है उनके साथ भी, जब वो DGISI थे, तो उस वक्त भी जो है इमरान खान और जनरल मुनीर के बीच में काफ़ी कह सकते हैं कि जंग की तरह जो है स्थिति बन गई थी। उनको DGISI के पद से भी हटा दिया गया था। वो इकलौते ऐसे अफसर हैं DGISI के जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल भी नहीं किया और 1 साल में उनको हटा दिया गया। और उसके बाद अब उसी इमरान खान को वहाँ की सरकार ने जिस तरीके से उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की, उससे लगा पाकिस्तान की फ़ौज को कि हो सकता है कि पाकिस्तान में इमरान खान की छवि को धूमिल करने के बाद आम चुनाव में उनको इसका फ़ायदा होगा। लेकिन जितना ज़्यादा इमरान खान के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, उतना ज़्यादा इमरान खान मजबूत हो रहे हैं, और ये सबसे बड़ी चुनौती वाली बात है। अब वही सुर जो कि 2018 में अपोजिशन पार्टी, यानी कि जो कि इस वक्त गठबंधन के साथ सत्ता में है, PPP और PMLN, वो लोग मिलकर अब पाकिस्तान की फ़ौज के गुणगान गा रही है। और 2018 में इमरान खान को जो गद्दी पे काबिज किया था, अब वो उनकी मुखालफत कर रहे हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से ये सीज़न जो कि एक्सरसाइज का, ट्रेनिंग का सीज़न है, जो कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक जाता है, तो ऐसे में ये ज़रूर हो सकता है कि पाकिस्तान की फ़ौज जो कि ट्रेनिंग ग्राउंड में होनी चाहिए थी, वो फ्यूल की कमी की वजह से ट्रेनिंग ग्राउंड में नहीं होगी। तो अगर वो पाकिस्तान की फ़ौज अगर वहाँ के पोलिंग बूथ पर नज़र आए तो किसी को बहुत ज़्यादा हैरानी होने वाली बात नहीं है, क्योंकि अब पाकिस्तान की फ़ौज इस बात को तो तय कर चुकी है कि इमरान खान सत्ता में नहीं आने वाले हैं, उनको नहीं आने दिया जाएगा। लेकिन उनकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़बरदस्त है कि अगर चुनाव बिना धांधली के, बिना गड़बड़ी के वहाँ पे हुए तो इमरान खान का चुनकर आना तय है, क्योंकि उनकी इमेज अब भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वहाँ पे बनी हुई है। और ऐसे में अब जिस तरीके के हालात नज़र आ रहे हैं, उसमें तो ये साफ़ है
कि पाकिस्तान की फ़ौज इस वक्त पूरी कोशिश में लगी है कि किसी भी तरीके से इमरान खान की वापसी ना हो, और वापसी तभी ना उनकी वापसी ना आने का संभावना तभी, रूटीन एक्टिविटीज़ को करने के लिए जो फ्यूल उनको ज़रूरत होती है, जो उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, वही उनको नहीं मिल पा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ की हालत कैसी है। पाकिस्तान में फ़ौज सबसे अव्वल दर्जे पर मानी जाती है, उसका लेवल सबसे ऊपर होता है, उसके बाद कोई दूसरे जो संस्थाएं होती हैं या जो भी सरकारें होती है फ़ौज के नीचे ही देखी जाती है। तो अब ऐसे में अगर फ़ौज को अपने ट्रेनिंग रोकना पड़ रहा है, अपने ट्रेनिंग कार्यक्रम को जो है वो स्थगित करना पड़ रहा है, उनके फ़ौज को अब इस पूरे ट्रेनिंग सीज़न में अपने बैरक्स में, या फिर हो सकता है कि एक साफ़ सुथरे चुनाव को कंडक्ट कराने के नाम पर हो सकता है कि इलेक्शन बूथ पर भी लगा दिया जाए। तो ये बिल्कुल अचंभा नहीं होगा कि जब पाकिस्तान की फ़ौज आर्थिक तंगी की वजह से और राजनीतिक घटनाक्रम के चलते ट्रेनिंग सेंटर या ट्रेनिंग ग्राउंड के बजाय पाकिस्तान में हो रहे आम चुनाव के दौरान पोलिंग बूथों पर नजर आएंगी।